हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पोस्टोलॉजी। ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं पोस्टोलॉजी क्या होती है। So here's the heading posology, उसका definition and introduction. The term posology has been derived from the Greek word posology, जो है ग्रीक वर्ड से ऑप्टेन हुई है। इसको अगर डिवाइड करेंगे, पोसोस का मतलब है हाउ मच और लोगोस का मतलब है साइंस। तो बेसिकली वो साइंस जो हमको बताती है कि हाउ मच यानी कि कितने अमाउंट में हमको कोई चीज देनी है या कितने अमाउंट के बारे में वो बात करती है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन होती है, पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द डोजेस ऑफ ड्रग। तो पोसोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है किसकी, मेडिसिन की, जो डील करती है विद द डोजेस ऑफ ड्रग की डोजेस के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें, ऑल्दो डोजेस ऑफ ड्रग्स कैन नॉट बी रेजिडली फिक्स्ड, ए रेंज इज यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें क्या है, जबकि डोजेस जो है ड्रग्स की वो फिक्स नहीं है, मतलब रिजिड नहीं है कि इतना ही डोज हमको देना है, ऐसा कोई रिजिड नहीं है, लेकिन एक रेंज जो है वो यूजुअली प्रिस्क्राइब की जाती है, एक रेंज के अंदर डोज दी जाती है। वो रेंज क्या है, द लोअर लिमिट ऑफ द रेंज इज जनरली द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग असेंशियल फॉर द डिजायर्ड थेराप्यूटिक एक्शन। अब लोअर डोज यानी कि उस रेंज के अंदर एक लोअर डोज होगी और एक मैक्सिमम डोज होगी। तो लोअर डोज कौन सी होगी, लोअर डोज लिमिट वो होगी या वो रेंज होगी जो मिनिमम क्वांटिटी यानी कितनी मिनिमम क्वांटिटी हम दे सकते हैं जो कि असेंशियल है एक डिजायर थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए। थेराप्यूटिक इफेक्ट इज बेसिकली हम जिस कॉज के लिए वो मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम सिर दर्द के लिए वो मेडिसिन ले रहे हैं तो वो उसको सॉल्व करे यानी कि वो सिर दर्द को कम करे या खत्म करे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि जिस पर्पस के लिए हमने वो डोज कंज्यूम की वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। तो मिनिमम लोअर रेंज क्या है कि अगर वो सबसे कम क्वांटिटी या कम से कम क्वांटिटी जिससे कि हमें डिजायरेबल थेराप्यूटिक जो इफेक्ट है वो मिल पाए, वो कहलाएगी मिनिमम डोज लिमिट। अब आगे है, द अपर लिमिट ऑफ द रेंज इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट कैन बी tolerated by an average individual without any toxic effects। अब मिनिमम की हमने बात कर ली, हम मैक्सिमम की बात करते हैं। तो अपर लिमिट ऑफ द रेंज इज, जो अपर लिमिट है उस रेंज की, जो रेंज प्रिस्क्राइब की जाती है वो है द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग, मैक्सिमम क्वांटिटी ड्रग की जो कि टॉलरेट की जा सकती है। टॉलरेट मतलब सहन कर लेना, बॉडी हमारा टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, टॉलरेट की जा सकती है बाय एन एवरेज इंडिविजुअल विदाउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट। एक एवरेज इंडिविजुअल्स द्वारा या एक एवरेज इंडिविजुअल द्वारा क्या किए बिना, कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट, कोई भी हानिकारक इफेक्ट शो किए बिना, वो कहलाएगी हमारी अपर लिमिट। तो ये हमने पोस्टोलॉजी की डेफिनेशन, कौन कौन से वर्ड से मिलकर बनी होती है, उनका क्या मीनिंग है और लिमिट क्या होती है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है हमने बता दिया है। अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं किसको, डोज ऑफ ए ड्रग, किसी भी ड्रग की डोज को जो अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर सम फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट है एज ऑफ द पेशेंट, ये हमने कुछ फैक्टर्स इसमें प्रिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में भी हमने पढ़े हैं। तो नंबर फर्स्ट है एज ऑफ द पेशेंट, नंबर सेकंड है वेट ऑफ द पेशेंट, नंबर थर्ड है सेक्स, नंबर 4 है जेनेटिक मेकअप, नंबर 5 है टॉलरेंस, नंबर 6 है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 7 है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 8 है पैथोलॉजिकल कंडीशन, नंबर 9 है ड्रग एक्यूमुलेशन एंड नंबर लास्ट है सेनरिज्म एंड एंटागोनिज्म। तो ये टोटल 10 फैक्टर्स हैं दैट कैन इन्फ्लुएंस द डोज ऑफ ए ड्रग। नाउ वी विल टॉक अबाउट ईच फैक्टर इन डिटेल। तो नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे एज ऑफ द पेशेंट। तो द एज ऑफ द पेशेंट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस while determining the dose of a drug, especially in case of children and very old persons। तो when we are determining या when any pharmacist is determining or deciding the dose for a particular person, तो एज फैक्टर जो है वो बहुत मैटर करता है, स्पेशली इन द केस ऑफ ओल्ड एज पर्सन्स एंड इन द केस ऑफ चिल्ड्रंस। यानी कि जो हम एक अडल्ट को
अबव 18 को अगर हम कोई डोज दे रहे हैं तो वो हम चिल्ड्रन को नहीं दे सकते, वो हम एक ओल्ड पर्सन को 65 ईयर्स ओल्ड पर्सन को नहीं दे सकते। तो एज मैटर करती है। तो इसमें यही कहा गया है कि एज ऑफ द पेशेंट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाइल डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ ए ड्रग, जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं या फिर डिसाइड कर रहे हैं किसी भी ड्रग की डोज, स्पेशली किस केस में, चिल्ड्रंस के केस में और वेरी ओल्ड पर्सन के केस में। यूजुअली दे रिक्वायर लेसर डोज ऑफ ड्रग बिकॉज दे आर अनेबल टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट ड्रग्स टू दैट एक्सटेंट एज अडल्ट। तो यूजुअली जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो यूजुअली उनकी डोज कम होती है इन कंपैरिजन टू अडल्ट वन, क्योंकि वो उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो इतने अनेबल टू मेटाबोलाइज, वो इतने एबल नहीं होते हैं मेटाबोलाइज करने के और एक्सक्रीट करने के जितने कि अडल्ट पर्सन्स होते हैं, वो इतने एबल नहीं होते। तो इसलिए इनकी डोज जो है यूजुअली कम होती है और उनका जो रीनल यानी किडनीज जो वर्क करती हैं और उनका जो लीवर वर्क करता है वो उसमें भी डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए उनकी डोज कम होती है। तो इस तरह से देखते हुए भी हम एज को देखते हुए डिसाइड करते हैं डोज को, और एज एक ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है या फिर अफेक्ट करता है डोज ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे रिमेनिंग सभी पॉइंट्स की। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फैक्टर नंबर 2 दैट इज वेट ऑफ द पेशेंट। और इसमें क्या है, द यूजुअली रिकमेंडेड डोज ऑफ ए ड्रग इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यूजुअली रिकमेंडेड डोज जो है एक ड्रग की वो बेस्ड होती है एक नॉर्मल बॉडी वेट या किसी भी इंडिविजुअल का एक नॉर्मल बॉडी वेट के, और वो नॉर्मल बॉडी वेट क्या माना गया है 70 kg। सो नेक्स्ट इसमें है हाउएवर दिस डोज मे बी इनसफिशिएंट फॉर ए ओवरवेट पर्सन एंड टू लार्ज फॉर ए वेरी वीक पर्सन। तो जो हमने 70 kg जो वेट बताया है एक नॉर्मल बॉडी वेट किसी भी इंडिविजुअल का, जिसके लिए यूजुअली डोज रिकमेंड की जाती है, ऐसा माना जाता है कि एक नॉर्मल जो एडल्ट है उसका बॉडी वेट 70 kg है, उसको ध्यान में रखते हुए एक डोज डिसाइड की जाती है। लेकिन वो डोज जो है वो इनसफिशिएंट यानी कि कम भी हो सकती है इन द केस अगर पर्सन का वेट 70 kg से ज्यादा है, और वो ज्यादा भी हो सकती है डोज इन द केस अगर वो पर्सन जो है या पेशेंट जो है बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि उसका 70 kg से वेट बहुत कम है या कम है। तो यही इसमें कह रहा है। आगे है वेट इज ऑल्सो ऑफ कंसिडरेबल सिग्निफिकेंस वाइल कैलकुलेटिंग द डोज फॉर चिल्ड्रन। जो वेट है वो भी एक कंसिडरेबल सिग्निफिकेंस है, कंसिडरेबल फैक्टर है जब हम डिसाइड कर रहे हैं या फिर कैलकुलेट कर रहे हैं डोज फॉर एनी चिल्ड्रन या फॉर एनी चाइल्ड। आगे है डोजेस कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वेट आर कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन दोज कैलकुलेटेड स्ट्रिक्टली ऑन एज। तो जो डोज हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट या ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट वो ज्यादा कंसिडरेबल होती है इन कंपैरिजन तो जब हम डोज डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, जो फैक्टर नंबर फर्स्ट है। तो ये हमने बात किया वेट ऑफ द पेशेंट फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, उसमें क्या चीजें। नंबर थर्ड फैक्टर है सेक्स। इसमें क्या है, फीमेल्स जनरली रिक्वायर लेसर डोज देन मेल्स बिकॉज ऑफ देयर लोअर बॉडी weight and also because they are more responsive to the effects of certain drugs than males. So female को generally require होती है less dose in comparison to males because of their lower body weight। और किस कारण से, because they are more responsive, क्योंकि वो ज़्यादा responsive होती हैं किसके रिगार्डिंग, इफेक्ट्स के रिगार्डिंग। और कौन सी ड्रग्स, कुछ सर्टेन ड्रग्स के इफेक्ट के रिगार्डिंग वो ज्यादा रेस्पॉन्सिव होती है इन कंपैरिजन टू मेल, तो उनको लेस डोज दी जाती है उन सर्टेन ड्रग्स की, और इसलिए भी लेस डोज दी जाती है क्योंकि उनका लोअर बॉडी वेट के कारण। अब नेक्स्ट है सब्जेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स में ऑल्सो डिफर इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मेंटल मेकअप्स। तो सेलेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑल्सो डिफर, कुछ सेलेक्टिव इफेक्ट्स हैं ड्रग्स के जो कि डिफरेंट है फीमेल्स में, किस कारण से, उनके मेंटल मेकअप के कारण से मेल से उनके इफेक्ट डिफरेंट हैं। कंसिडरेशन मस्ट ऑल्सो बी गिवन टू मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। और वो कौन कौन से हैं, जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है। नंबर 4 जो फैक्टर है वो है जेनेटिक मेकअप। इसमें है डिफरेंट इंडिविजुअल समटाइम्स बिहेव डिफरेंटली टुवर्ड्स ए सर्टेन ड्रग बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन देयर जेनेटिक मेकअप। तो उनके जीन्स में वेरिएशन के कारण बहुत से टाइम डिफरेंट इंडिविजुअल जो हैं
वो बिहेव करते हैं डिफरेंटली किसके रिगार्डिंग, एक सर्टेन ड्रग के टुवर्ड्स। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स में डिफरेंट है, वो जीन्स उनके डिफरेंट है। एग्जाम्पल है ब्लैक रिक्वायर्स हायर एंड मंगोल्स रिक्वायर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एट्रोपिन एंड एफिड्रिन टू डायलेट देयर प्यूपिल। सो ब्लैक पर्सन जो होते हैं उनकी डोज हायर होती है किसकी, एट्रोपिन और एफिड्रिन की डायल्यूट करने के लिए प्यूपिल, जबकि मंगोल्स की व्हाइट वन की क्या होती है, लोअर होती है इन कंपैरिजन टू ब्लैक पर्सन। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नंबर 5 पॉइंट जो है टॉलरेंस, उसमें क्या है, इन केस ऑफ सर्टेन ड्रग्स लाइक मॉर्फिन, कोकेन, एल्कोहल etc टॉलरेंस डेवलप्स ऑन रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग यूजेस। तो जो कुछ ड्रग्स हैं, सर्टेन ड्रग्स हैं, जैसे एग्जांपल लिया एल्कोहल है, मॉर्फिन है, कोकेन है, तो इनका अगर हम रिपीट डोज ले रहे हैं या बार बार अगर हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं डोज को, इनकी डोज को, तो तब हमको जाके इसकी टॉलरेंस हम डेवलप कर पाएंगे। हर एक बॉडी सिस्टम का टॉलरेंस लेवल अलग होता है। नंबर 6 है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिपेंड करता है, ये फैक्टर बहुत अफेक्ट करता है। ये बेसिकली हम किस रूट से ड्रग ले रहे हैं, किस रूट से हम ड्रग अपनी बॉडी में एंटर करा रहे हैं। यानी कि द डोज ऑफ ड्रग हैज टू बी एडजस्टेड डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डोज जो है ड्रग की वो एडजस्ट होनी चाहिए किस पे डिपेंड करते हुए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो इसका एक एग्जांपल है, अगर हम कोई पेरेंटल IM यानी कि इंट्रावेनस रूट में और IM इंट्रामस्कुलर रूट में दे रहे हैं, तो इंट्रावेनस वाला जो होगा वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो उसका इफेक्ट फास्ट होगा और उसमें ड्रग भी लेस रिक्वायर्ड होगी। लेकिन IM में उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो भी स्लो होगा और उसमें ड्रग भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। वहीं IM को इंट्रा मस्कुलर को अगर हम ओरल रूट से कंपेयर करें तो इसमें IM का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा वो फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अफेक्ट करता है, एक फैक्टर है हमारा डोज डिसाइडिंग में। नंबर 7 है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स इज बेटर व्हेन एडमिनिस्टर्ड ऑन एम्प्टी स्टोमक। तो एब्जॉर्ब होना यानी किसी भी ड्रग का एब्जॉर्ब होना बॉडी में टू शो एक्शन या थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है सर्टेन ड्रग्स का अच्छे से होता है जब हम उनको खाली पेट यानी कि एम्प्टी स्टोमक हम उनको कंज्यूम करते हैं, एडमिनिस्ट करते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन तब अच्छा होता है। हेंस द डोज ऑफ ड्रग विच इज इफेक्टिव when administered on empty stomach may be ineffective when administered with or after food। वहीं अगर हम किसी डोज को खाली पेट ले रहे हैं और वो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो अच्छे से शो हो रहा है, हो सकता है कि उस ड्रग को हम खाना खाने के बाद अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो उस टाइप का थेराप्यूटिक इफेक्ट ना शो करे या फिर इनइफेक्टिव हो। तो ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। अब ये हमने इस स्लाइड में 7 फैक्टर हमने कवर कर लिए हैं, रिमेनिंग 3 फैक्टर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। सो हम बात करें पॉइंट नंबर 8 की जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे डोज को, तो वो है पैथोलॉजिकल कंडीशंस। इसमें क्या है, इन सर्टेन डिसऑर्डर्स लाइक लीवर डैमेज और रीनल फेलियर the metabolism and excretion of certain drugs is generally altered and their doses have to be reduced to avoid any toxic effect। तो पैथोलॉजी कंडीशंस लाइक जो डिसऑर्डर्स होते हैं या कंडीशंस होती हैं जैसे कि लीवर डैमेज हो गया, रीनल फेलियर हो गया, किडनी का फेल हो जाना, लीवर का डैमेज हो जाना, इस कंडीशन में या इन डिजीज की कंडीशंस में, डिसऑर्डर कंडीशंस में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जो होता है सर्टेन ड्रग्स का, कुछ ड्रग्स का, वो क्या हो जाता है, अल्टर करता है, वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो उस केस में उनकी डोजेज जो है रिड्यूस कर दी जाती है ताकि कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट ना हो, टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। अब इसमें चीजें आई हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली जो फूड हम लेते हैं हमारी बॉडी उस फूड को जब एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उस पूरी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या है, एक्सक्रीट आउट हो जाना, बॉडी से बाहर निकाल देना, एक्सक्रीट कर देना, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये है पैथोलॉजिकल कंडीशन एक फैक्टर। नंबर 9 जो फैक्टर है वो है ड्रग एक्यूमुलेशन। इसमें क्या है, सर्टेन ड्रग्स लाइक digoxin, heavy metals have the tendency to accumulate in the body of some individuals on prolonged administration and cause toxic effect।
तो कुछ ड्रग्स जैसे कि डिजॉक्सिन होती है, हैवी मेटल्स होती हैं, उनकी एक टेंडेंसी होती है, उनकी प्रवृत्ति होती है क्या हो जाने की, एक्युमुलेट हो जाने की बॉडी में, किसमें, सम इंडिविजुअल्स में, कुछ इंडिविजुअल्स में, कुछ ह्यूमन बींग्स में। एक्युमुलेट का मतलब है वहीं पे इकट्ठे हो जाना, उसका ये मीनिंग है एक्युमुलेशन का। तो कुछ ड्रग्स हैं जैसे डिजॉक्सिन या हैवी मेटल्स, उनकी टेंडेंसी होती है बॉडी में, सम इंडिविजुअल्स की बॉडीज में एक्युमुलेट हो जाना, क्या करने पर, एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए। अगर हम एक बहुत लंबे पीरियड के लिए उन डोजेस को, उन ड्रग्स को ले रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, एक्युमुलेट होने के बाद एक टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगी, टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेंगी। यही है इस पॉइंट में। नंबर 10 है सेनरिज्म एंड एंटागोनिज्म। इसमें क्या है, समटाइम्स टू और मोर ड्रग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट विच इज डिफरेंट देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल ड्रग्स। कुछ टाइम्स क्या होता है, दो या दो से अधिक ड्रग इंटरेक्ट होती हैं आपस में और एक प्रोड्यूस करती हैं इफेक्ट जो कि डिफरेंट होता है किसी भी सिंगल ड्रग द्वारा प्रोड्यूस किए गए इफेक्ट से। जब दो ड्रग मिलकर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं तो वो एक सिंगल ड्रग द्वारा प्रोड्यूस किए गए इफेक्ट से अलग होता है। उसमें क्या होता है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन और बोथ द ड्रग्स इज इंक्रीज्ड, जब इफेक्ट जो है वो दो या दो से अधिक ड्रग्स का इंक्रीज होता है तो वो कंडीशन या वो एक्शन क्या कहलाता है, सेनेरिज्म। और जब वो इफेक्ट डिक्रीज होता है तो वो एक्शन क्या कहलाता है, एंटागोनिज्म। तो ये लास्ट वाले पॉइंट का डिटेल ये है। तो मैंने आपको फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डोज को, मैंने आपको बता दिया है। पोसोलॉजी का क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, और डोज कैलकुलेशन क्या होती है, और डोज का कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। सो उम्मीद है कि आपको ये सारे फैक्टर क्लियर हुए हों, आपको ये फैक्टर समझ में आए हों, आपको पता चला हो कि पोसोलॉजी क्या होती है, वो क्यों जरूरी होती है डोज कैलकुलेट करना। So if you like this video, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Pharmcation. And thank you for watching this.